फेज डिफरेंस निकालो। आई निकालने के लिए रूट i1 और रूट i2 को वेक्टर की तरह जोड़ दो, रूट आई नेट आएगा वेक्टर रिजल्टेंट। यस और नो बातें बता चुका हूं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। जबरदस्त मास्टर के जबरदस्त बच्चों की जबरदस्त पढ़ाई। अरे हाँ ना तो बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे सोच ले। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, काम की कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब आगे बढ़ो, चलो देखो ये सब तो हो गया। मैं एक आध सवाल कराता हूं, हालांकि फिर मैंने आपको बोला ये सब बहुत सारे सवाल आएंगे अलग अलग चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में, साउंड वेव में। थोड़ी सी फील कराने के लिए कुछ सवाल कराता हूं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं, कैसे उन्हें निकालते हैं। ऑल दो फिर कह रहा हूं 2 3 4 ही करा रहा हूं अभी यहां पर। बाकी भाई साहब पूरा वेव ऑप्टिक्स इसी पे बेस्ड है, साउंड वेव की आधी से ज्यादा पढ़ाई इसी पे बेस्ड है कि नहीं? तो अभी 2 4 कर लेते, पर कहानी याद होनी चाहिए। और ये बैकबोन है काफी सारे चैप्टरों की, इसलिए जो पढ़ाया गया वो सिर्फ वेव ऑन स्ट्रिंग नहीं बल्कि फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ओके सर, माना 2 सोर्स हैं, ठीक, वही अपने सोर्स कोहेरेंट है, कुछ नहीं बोला हो तो सब मानना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स याद है? हाँ, जिनकी ओमेगा सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, इनिशियल फेज डिफरेंस भी अपन 0 मान लेते हैं, मतलब सेम मान लेते हैं, कुछ नहीं बोला हो तो ये सब मानना है। उन 2 सोर्सेस के बीच की दूरी 3.2 लेमडा है, ठीक है। लेमडा इन सोर्सेस से निकलने वाली साउंड भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 2 सोर्स हैं, ठीक भाई, इनके बीच की दूरी 3.2 लेमडा है, ठीक है सर। अगर एक ऑब्जर्वर स्टार्ट करे S1 से और जाए S2 तक, बताओ उसको कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा सुनाई या दिखाई देंगे? अगर साउंड का सवाल हुआ तो S1 S2 स्पीकर बन जाएंगे, लाइट का हुआ तो दोनों बल्ब बन जाएंगे। इसलिए आप तो कॉमन बात समझो कि भाई अगर एक ऑब्जर्वर चला, डिटेक्टर या ऑब्जर्वर S1 से S2, तो S1 से S2 चलने में उसको कितने मैक्सिमाज यानी कि कितने, अगर मान लो स्पीकर मान ले तो कितनी बार उसको लाउड साउंड सुनाई देगी, कितनी बार उसको मिनिमम साउंड सुनाई देगी, मैक्सिमा का कितनी बार मिलेंगे, मिनिमा कितनी बार मिलेंगे। ओ हो, पहला सवाल क्योंकि पहली बार हो रहा है इसलिए मास्टर बताएगा, तुम ध्यान से सुनोगे। अगला सवाल तुम करोगे, इसलिए ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, सुने, सोचो। अगर मैं इस जगह पर देखूं, इस जगह पर, तो पार्ट डिफरेंस कितना है इस जगह पर? बोलो, पार्ट डिफरेंस कितना है? S1 पर ही अगर आपका डिटेक्टर है यानी कि ऑब्जर्वर है, तो S1 से जो वेव चली वो तो 0 चली, पर जो S2 से चली वो तो 3.2 लेमडा चली। और हां सर, यानी कि अगर मैं S1 पर हूं, यानी कि अगर मैं S1 पर हूं तो जो पार्ट डिफरेंस है दोनों वेव के बीच का वो 3.2 लेमडा है। और हाँ, अच्छा सोच, अगर ऑब्जर्वर चलते चलते S2 पर आ जाए तो पार्ट डिफरेंस कितना है? अगर ऑब्जर्वर चलते चलते S2 पर आ जाए तो बताओ पार्ट डिफरेंस कितना है? अरे बोलना पड़ेगा, चलते चलते S2 पर आ जाओ तो बताओ पार्ट डिफरेंस कितना है? अरे बताना पड़ेगा, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो सर, तब भी 3.2 लेमडा क्यों? तब S2 वाली चली 0 पर S1 वाली चली 3.2 लेमडा, तो यहां पे भी पार्ट डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो 3.2 लेमडा ही हुआ, है ना? पार्ट डिफरेंस को मैग्नीट्यूड में ही रखते हैं, प्लस माइनस नहीं करते हैं ऐसे। ठीक सर, बात समझ में आ रही है सर? दोनों जगह 3.2 लेमडा, 3.2 लेमडा। अब तो कुछ सोच, यानी कि जब मैं S1 से S2 चला तो पार्ट डिफरेंस 3.2 लेमडा से वापस 3.2 लेमडा पहुंच गया। हाँ, यानी कि पार्ट डिफरेंस का क्या, पार्ट पार्ट ट्रेवल्ड की बात नहीं कर रहे, पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सोच, अगर आदमी यहां से यहां चले, सोच अगर आदमी यहां से यहां चले, ओ सोच, क्या पार्ट डिफरेंस 3.2 लेमडा से 3.2 लेमडा है? हाँ है सर। सोच बिल्कुल मिडिल में आ जा। यानी कि 3.2 लेमडा का था, कितना हुआ? 1.6 लेमडा। यानी कि S1 से वेव कितनी चली? 1.6 लेमडा। S2 से कितनी चली? 1.6 लेमडा। तो यहां पे डेल्टा एक्स कितना है? 0। अरे हाँ सर,
यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो ना तो पाथ डिफरेंस S1 से मिडिल तक 3.2 लेमडा से 0 हो गया, फिर मिडिल से 0 से वापस 3.2 लेमडा हो गया। अरे हाँ, तो डेल्टा एक्स पता है कैसे वेरी करा? 3.2 लेमडा से 0, फिर 0 से 3.2 लेमडा। अरे हाँ सर, बात तो सही लग रही है सर। अब सुन, मैक्सिमास कब आते हैं बता? जब डेल्टा एक्स मैक्सिमा सर ने सिखाया था तब आते हैं जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा ऐसा होता है। और मिनिमास कब आते हैं? जब लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 यानी 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, 3.5 लेमडा। अरे हाँ, अब सोच, क्या 2.2 लेमडा है तो क्या पहले एक 2.5 लेमडा आएगा? अरे हाँ। क्या उसके बाद 2 लेमडा आएगा? अरे हाँ। क्या उसके बाद 1.5 लेमडा आएगा? अरे हाँ। क्या उसके बाद लेमडा आएगा? अरे हाँ। क्या उसके बाद 0.5 लेमडा आएगा? अरे हाँ। फिर 0, फिर वापस 0.5 लेमडा, लेमडा, 1.5 लेमडा, 2 लेमडा, 2.5 लेमडा। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर। अब सोच कहां कहां मैक्सिमा, सोच कहां कहां मैक्सिमा, सोच देख। 2.5 लेमडा पे मिनीमा, 2 लेमडा पे मैक्सिमा, 1.5 लेमडा पे मिनीमा, लेमडा पे मैक्सिमा, 0.5 लेमडा पे मिनीमा, 0 पर फिर मैक्सिमा। अरे हाँ सर, 0.5 पे सर मिनीमा, सर लेमडा पे मैक्सिमा। अरे हाँ, 1.5 लेमडा पे फिर से मिनीमा, मैक्सिमा, मिनीमा। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, 3.2 से 0 आने में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? 3.2 से 3 आने में यहाँ पे एक 3 लेमडा और आएगा देख। अरे हाँ, भूल गया मैं 3 लेमडा। क्या ये भी मैक्सिमा? अरे हाँ सर, ऐसे ही यहाँ पे भी एक मैक्सिमा 3 लेमडा का। अरे हाँ सर, यानी कि 3.2 से 0 आने पे कितने मैक्सिमा? 3 लेमडा, 2 लेमडा, 1 लेमडा, 3, 0 वाला एक मैक्सिमा, और फिर इधर 3, 3, 3 और 6 और एक बीच वाला 7। क्या मैक्सिमा मिले? 7। अरे हाँ सर, मैक्सिमा कितने मिले? 7। ध्यान समझना कैसे करा गया सवाल को। मैक्सिमा मिले 7, मिनिमा सर 2.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 0.5 लेमडा, 3 इधर 3 इधर, मिनिमा मिले 6। तो जब आदमी इधर से इधर चलेगा तो उसे 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा मिलेंगे। ये सवाल कैलकुलेशन का नहीं, बुद्धि का है। किसका है? बुद्धि का, बुद्धि का नहीं, बुद्धि का। हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो जब आदमी इधर से इधर चला तो उसे मिले 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा। अरे हाँ सर, अरे वाह सर, मजा भी आया सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह, ओ हो सर, वाह। अब तेरे से कराता हूं, ट्राई करना, इस लॉजिक को ध्यान में रखना। अब 1-2 सवाल तेरे से कराऊंगा, ट्राई करना। अच्छे सवाल है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। कॉमन सेंस एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल लीड यू टू द आंसर। हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी, मजा भी आया। ओके, अब देख सेम सवाल। अब 4.6 लेमडा है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तुम कर सकते हो। 4.6 लेमडा, फिर से सवाल वही S1 से S2। चलो बताओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, ध्यान देना। 4.6 से 0, 0 से 4.6, सोचना कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। अरे कर सकते हो,
अरे हाँ हाँ, ये तुम कर सकते हो सवाल, ये सवाल तुम कर सकते हो, उसके जैसा ही है, डेटा चेंज करा है, कर सकते हो। अरे हाँ हाँ, बता दो। अरे कसम उड़ान चल लेगी, बता दो बता दो। अरे सोच लो। सर है ना, यहाँ पे भी 4.6 होगा, करो तुम करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी 4.6 होगा, यहाँ पे भी 4.6 होगा। सर बीच में ना 0 होगा, तो सर 4.6 से 0 जाने में 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, लेमडा। हाँ, तो 1 2 3 4, 4 इधर, फिर 1 0 5, फिर 4 इधर, 4 4 8 प्लस 1 9। और हाँ 9 मैक्सिमा होने चाहिए, मिनिमा 4.5 लेमडा, 3.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 0.5 लेमडा। 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट 5 राइट, 10 मिनिमा। मेरे हिसाब से आंसर है 9 मैक्सिमा और 10 मिनिमा। 9 मैक्सिमा और 10 मिनिमा, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। 9 मैक्सिमा और 10 मिनिमा। देखिए आंसर सही आ रहा है क्या? अरे हाँ सोच लेते हैं, आ जाओ भाई। अरे देखो भाई, अरे हाँ भाई, 9 मैक्सिमा और 10 मिनिमा। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोल ऐसे मैक्सिमा मिनिमा वाले सवाल आ जाएंगे तो क्या आप कर पाओगे? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सही भी लग रहा है। अरे हाँ, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। ठीक है सर, एक और सवाल थोड़ा लगता है इसका। ओहो, ध्यान से समझे, ध्यान से ना, सवाल क्या है। टू सोर्सेस, थोड़ा अच्छा सा मैं बताता हूँ। टू सोर्सेस S2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4.2 लैम्डा। इफ एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में खड़ा है, उसने मैक्सिमम मिनिमा पूछा ही नहीं, अब उसने मैक्सिमम मिनिमा पूछा ही नहीं। मिडिल ऑफ द टू सोर्सेस स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स S2, वो S2 की तरफ चलने लगता है। एज शोन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन ही मीट्स मिनिमा फॉर द सेकंड टाइम। मतलब जब वो यहां से चलना चालू करे तो उसको फर्स्ट बार मिनिमा मिले और उसको सेकंड बार मिनिमा मिले। सवाल समझना पहले अच्छे से। उसने बोला कि आपको जब आप चलना चालू हुआ तो आपको एक बार मिनिमा मिला, ठीक, फिर आपको दूसरी बार भी मिनिमा मिला हो। अरे हाँ मिला होगा। बताओ वो दूसरी बार जो मिनिमा मिला होगा तो अपन कितना चल चुके होंगे मिडिल से? अच्छा सर, सेकंड बार मिनिमा। पहले अपन एक बात को समझें, मैं बताऊंगा यह सवाल। यहां पर डेल्टा एक्स कितना है? 0। यहां पर डेल्टा एक्स कितना है? 4.2 लेमडा। तो पहला मिनिमा क्या मिला होगा? 0.5 लेमडा पर। और क्या सेकंड मिलेगा? 1.5 लेमडा पर। यानी कि दूसरी बार मिनिमा तब मिलेगा जब डिस्टेंस नहीं, पाथ डिफरेंस होगा। ये 1.5 लेमडा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या पाथ डिफरेंस? सर ये पाथ डिफरेंस है। तो जब पाथ डिफरेंस 1.5 लेमडा होगा, ओहो, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.5, तब अब सोच, इसका मतलब अपनी वेव कितनी चल चुकी है S1 से जो चली। S1 से जो वेव चली, सोचो 4.2 का आधा 2.1 लेमडा, 2.1 लेमडा प्लस एक्स, देखना डेल्टा एक्स। S1 से वेव कितना चली? 2.1 लेमडा प्लस एक्स। ओके, अच्छा जो वेव S2 से चली वो कितना चली? 2.1 लेमडा माइनस एक्स। तो सोचो S1 से जो वेव चली वो इतना थी, जो S2 से चली वो कितनी थी? 2.1 लेमडा माइनस एक्स। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये वो जो वेव से दूरी चली S1 से, ये जो S2 से चली, क्या इन दोनों का डिफरेंस ही डेल्टा एक्स होना चाहिए? अरे हाँ, 2.1 लेमडा ने 2.1 लेमडा को मार दिया, 2x इक्वल टू
1.5 लेमडा, x की वैल्यू आई 0.75 लेमडा। ओ हो, कितनी आई? 0.75 लेमडा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले सोच, वो निकालने वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, तभी तो आप ऐसा सवाल कर पाओगे, वरना कैसे कर पाओगे? फिर कह रहा हूं ये वेव ऑन स्ट्रिंग नहीं, ये नॉर्मल फिजिक्स है, वेव का ज्ञान है। धीरे धीरे अभी तो थोड़ा सा बता रहे हैं, पर कहानी पूरी सुना चुके हैं, इसलिए मन मंदिर में उसे बार बार रिपीट करते रहो अगर चाहते हो फिजिक्स में पारंगत होना, यानी कि कुछ अच्छा सा सीखना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ओके सर। सोचो भाई, आंसर आ गया 0.75 लेमडा। अरे हाँ ना बोलो भाई, सोचो अगर ऐसे सवाल और आएंगे कर लोगे क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। कैसे सवाल मैं बहुत सारे बना सकता हूं, हाँ, फालतू बना के भी टाइम पास नहीं कर रहा हूं, बहुत आगे भी और आएंगे, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ भी सवाल बना सकता हूं। दूरी को ले लूं 5.2 लेमडा, बताओ तीसरी बार किस जगह पर मैक्सिमा मिलेगा, कुछ भी सवाल बना सकते हैं। चौथी दूसरी बार कब मिनिमा मिलेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल, उसमें से कोई खास बात नहीं है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी सही है। चलो भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा सुन। पहले मैं तुझसे इस बात बोलता हूं, two sources S1 and S2 are separated by a distance of 3.2 lambda, are symmetrically placed about the center of a circular path as shown. If an observer starts moving from point P along the circular path, find the number of maxima. सोचो, अब ये जो ऑब्जर्वर है वो ऐसे सर्कल में चल रहा है, सोर्सेज ऐसे हैं, बोलो क्लियर? ओके, ऐसे, ठीक, 3.2 लैम्डा हमने वो दूरी दे रखी, ऐसे चल रहा है, समझ में आ रहा है? अब सुन, पहले एक बात बताओ, इस जगह पर जहां से पार्टिकल चालू हुआ यहां पे डेल्टा एक्स कितना है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। जिस जगह पे भी पार्टिकल खड़ा है वहां पे डेल्टा एक्स कितना है? सोच सोच के देख, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, S1 S2 बिल्कुल सिमेट्रिक ली यहाँ पर, मान लो दूरी x है, तो S2 वाली वेव कितनी चली? x, और S1 वाली कितनी चली? 3.2 लेमडा प्लस x, और S2 वाली कितनी चली? x, तो यानी कि माइनस x, x ने x को मार दिया, 3.2 लेमडा। अरे हाँ सर, जहां पे अभी पार्टिकल खड़ा है वहां पर पाथ डिफरेंस 3.2 लेमडा है, कितना भी रेडियस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ, अब सोच यहां पर डेल्टा एक्स कितना है, बोल तू बताएगा। इस जगह पे पाथ डिफरेंस कितना है S1 और S2 से? S1 से दूरी जो चली और S2 से दूरी चली, बोलो डेल्टा एक्स कितना है, बोलो, अरे बोलो सर। 0, बराबर चली। अच्छा यहां पे सर फिर से 3.2 लेमडा, अरे यहां पे 0, यानी कि यहां से यहां जब मैं चला क्वार्टर ऑफ द सर्कल, क्या पाथ डिफरेंस 3.2 लेमडा से 0 हो गया? अरे हाँ, यानी कि किसी जगह पर 3 लेमडा, 2.5 लेमडा, 2 लेमडा, 1.5 लेमडा, 1 लेमडा, 0.5 लेमडा। अरे हाँ सर, बोल इस क्वार्टर सर्कल में कितने मैक्सिमा मिले? 1, 2, 3, क्या ऐसे इधर भी मिले? 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 2 लेमडा, 2.5 लेमडा, 3 लेमडा। अरे हाँ सर, चल अब बता दे कितने टोटल मैक्सिमा कितने मिनिमा? चल बता दे अब कितने टोटल मैक्सिमा कितने मिनिमा, बता सकता है तू? अब बता सकता है? अगर ये आदमी पूरा चक्कर ऐसे काटेगा तो कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा मिलेंगे? डिफरेंट वैरायटी का सवाल, पर कंसेप्चुअल पहले ही जैसा। बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ। सर देखो, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, मिनी मैक्सिमा की बात कर रहा हूं,
देख, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 3 सेकंड में, 3 थर्ड में, 3 फोर्थ में, और दो कौन, ये और ये 0 0 वाले। और हाँ 3 3 4 3 3 6 3 9 3 12 12 प्लस 2 14 मैक्सिमा। और हाँ सर, मिनिमास देखो, 1 2 3 3 3 3 3 12, तो 14 मैक्सिमा और 12 मिनिमा। कॉमन सेंस और कंसेप्चुअल से आ गए, मुझे लगा नहीं तुम्हें समझ आया। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, 14 मैक्सिमा और 12 मिनिमा, 14 मैक्सिमा और 12 मिनिमा। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अरे बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर। एक और ऐसा दूंगा, कर पाओगे क्या? अरे कर पाओगे क्या, बोलो भाई। अरे बोलो भाई, कर पाओगे क्या? 2 सोर्सेस 4.6 लेमडा, बताओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। कर सकते हो तुम लोग, वही सवाल है, रिपीट टेलीकास्ट कॉन्सेप्ट वही। बताओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, तुम बता सकते हो? बताओ भाई, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। अरे हाँ हाँ, अरे बता सकते हो तुम लोग। ये घूम गया, बताओ घूमने पर कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। अरे लगाओ दिमाग, चलाओ दिमाग। सर वही तो नहीं है, बढ़ा दो फटाफट। कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे डेल्टा एक्स 4.6 लेमडा, यहाँ पे 0, 4 लेमडा 3 लेमडा 2 लेमडा लेमडा, 4 मैक्सिमा, और 4.5 लेमडा 3.5 लेमडा 2.5 लेमडा 1.5 लेमडा 0.5 लेमडा, 5 मिनिमा। तो हर एक क्वाड्रेंट में 4 मैक्सिमा और 5 मिनिमा। समझ आ रही है क्या कहानी? तो 4 4 8 4 12 4 16 और 2 ये मैक्सिमा मेरे हिसाब से 18 होने चाहिए। और हाँ सर, दो तो डेल्टा एक्स 0 वाले ना। हाँ, और 4 4 4 4 4 क्वाड्रेंट में। अरे हाँ, और मिनिमा, और मिनिमा 5 10 15 20 20। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 18 एंड 20। 18 एंड 20। शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ सर, बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो। 18 मैक्सिमा 20 मिनिमा, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसे मैक्सिमा मिनिमम निकालने वाले सवाल आ जाएं तो हमें करने आने चाहिए। ओके सर, बात तो समझ आई सर, मजा भी आया सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, आओ। देखो भाई क्या करें क्या करें क्या करें। अब है ना एक अलग, फिर कह रहा हूं ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो हर चैप्टर में खूब आएगी, पर इसको अब यहीं रोकते हैं। अब अपन थोड़ा वेव ऑनेस्टिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं, पर जो कहानी आ रही है वो फिर आएगी सब जगह आगे। जो बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। जब दो स्पेशल टाइप की वेव मिलती हैं तो वो एक अलग टाइप की वेव बनाती है। मैं आपको एहसास दिलाता हूं किस तरीके की होती है। अगर आप ऐसे दो वायर लो, दो वायर नहीं, एक वायर लो, टाइट बांध लो उसको दो दीवार के बीच में, और इसको ऐसे खींचो और छोड़ दो, तो आपको नहीं लगता ये वायर ऐसे ऐसे करने लगता है? ऐसे ऐसे वायर को लो और उसे ऐसे लेके छोड़ दो तो वो ऐसे 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 करता है कि नहीं करता? और हाँ, कोई भी धागा लो उसको ऐसे टाइट प्लग करके छोड़ दो, प्लग करके, क्या ऐसे से। ये एक एग्जांपल है स्टैंडिंग वेव का। सर ये इसमें वेव, हाँ हाँ,
ऐसा बहुत जगह होता है, चाहे गिटार का तार हो, चाहे अपने दो बंधे हुए वायर हो, चाहे कई जगह होएगा, कई जगह उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो दो स्पेशल टाइप की वेव जब मिलती हैं तो वो एक नई टाइप की वेव बनाती हैं जो हमारे बहुत काम की होती हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम में आती हैं। उसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। हम वो पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे उसकी मैथ्स को समझते हैं, फिर उसकी फील लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जब दो वेव मिलेंगी तो इंटरफेरेंस होगा, उस इंटरफेरेंस से एक नई टाइप की वेव आएगी। वो नई टाइप की वेव जो आएगी वो कहलाएगी स्टैंडिंग वेव। ओके, ओ हो। तो स्पेशल टाइप की वेव कौन सी, अब समझे। एक वेव इधर से आए, एक वेव इधर से आए और दोनों बिल्कुल सेम हो। सेम मतलब ओमेगा सेम, के सेम, सेम स्ट्रिंग, एम्पलीट्यूड सेम, पर डायरेक्शन अपोजिट। सेम वेव है, बिल्कुल सेम वेव। ऐसा कब हो सकता है मैं बताता हूं। तुम एक वायर पे ध्यान सुनना, एक वायर पे ऐसा कब हो सकता है, ध्यान सुनना। एक वायर पे ऐसे वेव चलाओ, अगर फिक्स वायर है तो सोच बिल्कुल वैसी वैसी उल्टी होके आएगी। अरे हाँ, तो क्या एक वेव इधर से, तो कंटिन्यूसली इधर से वेव भेज रहा हूं तो उधर से भी कंटिन्यूसली आएगी। अरे हाँ, तो क्या सेम ओमेगा, सेम के, सेम वी, सेम एम्पलीट्यूड, पर डायरेक्शन अपोजिट। जब ऐसी दो वेव मिलती हैं तो एक नई वेव का जन्म होता है जिसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव। When two identical waves are moving in opposite direction, then there is a janma of a new type of wave, that is standing wave। हो सकता है पहली बार नाम सुन रहा हो, समय के साथ अपने आप फील आने लग जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक वेव मानी मैंने ए साइन के एक्स में। सर आप तो ओमेगा टी माइनस के एक्स मानते थे। अरे के एक्स माइनस ओमेगा टी मान लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई कर लो तो क्या यही आ जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको ऐसे कराया जा रहा है। पर क्या ये वेव चल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रही है? हाँ सर। क्या एक वेव इधर चल रही है, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी? अरे हाँ सर। एम्पलीट्यूड सेम, ओमेगा सेम, के सेम, ये सेम, इक्वेशन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन। ओके, कोरेंट वोरेंट सब हो गई वो तो अपनी अपोजिट डायरेक्शन। अब हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, अब हमारा क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर किसी भी एक पार्टिकल को दो वेव मिले, एक्स दूरी के पार्टिकल को दो वेव मिले, मतलब अगर आपकी ऐसे कोई स्ट्रिंग है उसमें एक्स दूरी के पार्टिकल को दो वेव मिले, एक इधर से और एक इधर से, तो भाई दोनों का नेट जो होगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से y1 प्लस y2 होगा। हाँ, अगर एक स्ट्रिंग में दो वेव ऐसे आए जैसे कि दे रखी हैं तो क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इन दोनों का नेट क्या y1 प्लस y2 होगा। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे ध्यान सुनो, ध्यान समझ। अब y1 प्लस y2 तो y नेट a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको पता है नहीं पता, मेरे को नहीं पता, पर सुनने, अगर साइन ए नहीं पता तो सुने, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। नहीं पता तो रट लो। साइन ए प्लस साइन बी को ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना, सॉरी ध्यान समझना। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, अब देखो यहां पर ए क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ए तो कॉमन ले लो, ये 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी
माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अब सोच, ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मार दिया 2kx बाई 2, तो कितना बचा? 2a साइन के एक्स। और हाँ सर, और इधर क्या बचा? के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स ने के एक्स को मार दिया, माइनस ओमेगा टी इज 2 माइनस 2 ओमेगा टी, और माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2 इज माइनस ओमेगा टी, और कॉस माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी। अरे हाँ सर, यानी कि जब दो ऐसी वेव को जोड़ते हैं, जब दो ऐसी वेव को जोड़ते हैं, तो सुनना अच्छे से, कंफ्यूज मत हो, नीचे जो भी लिखा रहा है पहले इसको समझ। क्या जब दो ऐसी वेव को जोड़ा तो क्या ऐसा रिजल्टेंट आया? अब सर आपने तो हमें सिखाया था, अब आपने तो हमें सिखाया था कि सर दो एसएचएम को जोड़ो तो एसएचएम आता है। हाँ, ये तो एसएचएम नहीं लग रहा सर, ये तो पता नहीं क्या लग रहा है, ये एसएचएम ही है, ध्यान से सुन, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस इक्वेशन में फिक्स एक्स, और हाँ देन साइन के एक्स इज फिक्स्ड, और यहां अब इसको ऐसे देखो 2a साइन के एक्स, और अब कॉस ओमेगा टी। क्या ये टर्म कांस्टेंट है? अगर x फिक्स कर दो तो क्या 2a साइन के एक्स फिक्स्ड है? और हाँ सर, यानी कि x दूरी का पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM with amplitude AX। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 2a sin kx। यानी कि जो पार्टिकल x1 दूरी पर होगा, अगर इस वेव पर दो पार्टिकल है x1 और x2, तो सोच के देखो, इन दोनों पार्टिकल एसएचएम करेंगे पर दोनों का क्या अलग अलग होगा? एम्पलीट्यूड। इसलिए कह रहा हूं ऐसी दो वेव मिलती हैं तो एक अलग टाइप की वेव जनरेट होती है जिसके हर पार्टिकल एसएचएम करता है पर उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जब हम नॉर्मल वेव चला रहे थे, सिंगल वेव, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम था, और हाँ, पर जब ऐसी दो वेव मिलाई तो एक नई टाइप की वेव का जन्म हुआ जिसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, 2a साइन kx। और हाँ सर, हाँ ये एक नई टाइप की वेव बनी, अभी भी x और t में रिलेशन, ये एक नई टाइप की वेव बनी जिसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, पर सोच फेज सेम है। जो हमारी नॉर्मल वेव थी उसमें क्या बात थी, ध्यान समझना, हमारी जो नॉर्मल वेव हम पढ़ते थे उसमें क्या बात थी? क्या हर पार्टिकल एसएचएम करता था? हाँ, पर उसका एम्पलीट्यूड सेम होता था, पर फेज अलग अलग होता था, ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाता था, फेज में आता था एक्स, यहां पर एक्स उठकर एम्पलीट्यूड में आ गया है। अब जो नई वेव बनी उसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है पर फेज सेम है। और हाँ सर, ये बात तो कुछ कुछ समझ आ रही है। तो अगर हम दो वेव मिलाएं ऐसी बिल्कुल इक्वल पर अपोजिट डायरेक्शन, तो उनसे एक नई वेव का जन्म हुआ जिसे बोला गया स्टैंडिंग वेव, जिसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, 2a sin kx cos ओमेगा टी। ओके, पर ये वेव, पर ये वेव, पर ये वेव थोड़ी अलग है, इसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है पर फेज सेम है। जो हमारी पहले वाली वेव थी उसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम था पर फेज अलग था। तो एक डिफरेंस स्टैंडिंग वेव का,
स्टैंडिंग वेव दो वेव के मिलने से मिलती है जो अपोजिट होती है। इसका एक डिफरेंस क्या नजर आया, इसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, हाँ, पर फेज सेम है। हमारी जो पहले वेव थी उसमें क्या था, उनका सबका एम्पलीट्यूड सेम था पर फेज अलग था। इतनी कहानी को समझो और लिखो, इतनी कहानी को समझो लिखो। काम की बात है भाई साहब, फिर से जोरदार लेक्चर है, शानदार, पूरी वेव और पूरी फिजिक्स के लिए, इसलिए दिमाग चलाना, सोना मत। ये सब बातें किताबों से समझ आने वाली नहीं है, सुंदर और सुशील मास्टर से पढ़ोगे तभी समझ आएंगी। सुंदर और सुशील खुद की बड़ाई सर खुद ही कर लिया करो आप, तो तुम तो करते नहीं, मुझे करनी पड़ती है। हालांकि तुम करते हो यार, रोज मैसेज भेजते हो सही बच्चे सर मजा आ रहा है, फील आ रहा है, भेजते रहा करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मजा आता है। रोज कम से कम 5, 10, 15 मैसेज आते हैं सर, फील आ रही है, मजा आ रहा है। जब तुम ऐसे भेजते हो ना तो जोश बढ़ता है, मजा आता है कि और शानदार पढ़ाया जाएगा। हमारा तो जीवन ही पढ़ाने से, क्या कहते हो भाई, है कि नहीं? हाँ सर, है कि नहीं? सिलेक्ट होगे तो मिलने आओगे कि नहीं आओगे? भाई साहब अगर सिलेक्ट हुआ और मेरे लिए मिठाई का डिब्बा नहीं भेजा ना तुम लोगों ने, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम्हारी शादी नहीं होगी ढंग की, लड़की तुम्हें बहुत खराब मिलेगी, देखना तुम। इसे सिलेक्ट हो गए कि नहीं होगे? अरे हो गए कि नहीं होगे? महंगे सर, अगर सिलेक्ट हो गए तो भाई साहब मास्टर को मिठाई खिलाओगे और शादी पर भी बुलाओगे, है कि नहीं? हाँ, अगर भाई साहब तुम लोगों ने सिलेक्ट हुए और मेरे लिए गिफ्ट या मिठाई नहीं भेजी ना, फिर देखना तुम, देखना तुम, भगवान मेरी सुनता है। चलो आ जाओ, बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे क्या फील आ रही है क्या? हाँ, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ भाई। यहां तक की बात समझ आ गई क्या? अरे यहां तक की बात समझ आ गई क्या? हाँ सर, तो बेसिकली एक नई टाइप की वेव का जन्म, इस वेव को अपन और पीएचडी करेंगे। इसका क्या मतलब है, 2a sin kx cos ओमेगा टी। ओ हो, एम्पलीट्यूड अलग अलग हर पार्टिकल का, हर एक्स दूरी पर जो पार्टिकल वो एसजेम कर रहा है पर उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ओके चलो भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें बात समझ आ गई। ध्यान से देख थोड़ी, अब इसको फील करते हैं इक्वेशन को, ठीक है? समझो, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। हाँ है, बिल्कुल है सर। अब सोचो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या हो सकता है, जब साइन के एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a हो सकता है, और +2a -2a, जब साइन के एक्स की वैल्यू 1 या +1 या फिर +-1, एक ही बात है, वो कंफ्यूज नहीं होना। जब ऐसा होगा तभी क्या, किस पार्टिकल का, कोई तो एक पार्टिकल है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कितना होगा पर वो 2a। अब एम्पलीट्यूड को सोचो कि एम्पलीट्यूड एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2a, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, बात समझ आई? देखो देखो, अब ये जब साइन के एक्स इक्वल टू, ध्यान समझना जो अपन समझाना चाह रहे हैं, समझ, साइन के एक्स इक्वल टू +-1, यानी कि के एक्स की वैल्यू साइन के एक्स, ध्यान समझना, इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब क्या हुआ, समझे अच्छे से। इसका मतलब हुआ जब 1 कब होगा, जब के एक्स की वैल्यू, और -1 कब होगा, जब π/2। कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, कब, साइन थीटा 1 कब होता है, π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, 1 या -1, 1 या -1, तो π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। अच्छा के होता क्या है, 2π/λ, तो 2π/λ इंटू एक्स इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2। अब सोच, ये पाई पाई पाई, ये पाई यहां मर गया, लेमडा की एक्स की वैल्यू क्या आती हुई नजर आई, देख एक्स की वैल्यू नजर आ रही है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ, अरे हाँ सर, यानी कि जो जो पार्टिकल λ/4 पे हैं, 3λ/4 पे हैं, 5λ/4 पर हैं, अरे हाँ, उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है।
उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। देख, मैंने लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 तक तेरे को समझाया, बोल यस और नो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मतलब ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। ओके ओके, कितना ऊपर तक? 2a तक इनका एम्पलीट्यूड 2a हो सकता है। ओके, अब देख, ध्यान सुन, ए मिनिमम की बात करें तो कितना? 0। कब? जब साइन के एक्स हो जाए 0, मतलब के एक्स की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। अरे हाँ सर, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। अरे हाँ ना बोलो, यानी कि पाई ने पाई को मार दिया, एक्स की वैल्यू आई 0, लेमडा बाई 2, लेमडा 3 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा। अरे हाँ सर, यानी कि एक्स की वैल्यू जब क्या होगी? 0, लेमडा बाई 2, लेमडा 3 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। इन वैल्यूज के लिए क्या एक्स की वैल्यू, यानी कि क्या एम्पलीट्यूड 0 होगा? मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनका कोई एम्पलीट्यूड नहीं, वो फिक्स है, कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हैं, भले मैंने कुछ नहीं करना, उनका एम्पलीट्यूड 0 होने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड 0? मतलब एट रेस्ट, मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे जो कुछ नहीं कर रहे, जम गए, जड़त हो गए, जड़त नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, एक उधर से आई एक इधर से आई, कैंसिल, बोले तू भी आए मैं भी आए, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे हाँ सर, वो कौन पार्टिकल्स हैं? 0, लेमडा बाई 2, लेमडा 3 लेमडा बाई 2। देख, अरे हाँ, अब सोच, लेमडा 0 वाला पार्टिकल कुछ नहीं कर रहा, क्या लेमडा बाई 4 वाला पार्टिकल 2a से नाच रहा है? क्या 3 लेमडा बाई 4 भी 2a से नाच रहा है? एक 3 लेमडा बाई 4 पर -1, यानी कि ये ऊपर तो वो नीचे, जब ये ऊपर तो ये नीचे तो ये ऊपर, बाकी सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। और 0 लेमडा बाई 2 लेमडा 2 मतलब 0 लेमडा बाई 2 लेमडा, क्या इनका एम्पलीट्यूड 0 है? और लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, इनका एम्पलीट्यूड कितना है? इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। अरे हाँ, अब सोचो, बोलो क्लियर? तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ t को 0 लिख रखा है, समझने का प्रयास करना अच्छे से। t इक्वल्स टू 0 पर cos ओमेगा t 1 होगा, यानी कि हर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा t इक्वल टू 0 पर। ये 2 है, ये -2 है, हर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये भी अपनी एक्सट्रीम पर है, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, हर पार्टिकल इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0, यस और नो, इसलिए सिचुएशन ऐसी बनाई गई है, यानी कि रस्सी ऐसी है। अब सोच, टाइम t बाई 4 पर, टाइम t बाई 4 रख, टाइम t बाई 4 का मतलब इस जगह पर कॉस कितना है? 1। टाइम t बाई 4 ओमेगा इंटू, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, यानी कि पाई बाई 2, यानी कि 0। और हाँ, यानी कि कॉस की वैल्यू हो गई 0, अगर ये टर्म हो गई 0 तो क्या पूरा y हो गया 0? और हाँ सर, मतलब सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर हैं। और हाँ, मतलब जब ये यहां से यहां थे तो इसके बाद इन्होंने कहां आना चालू करा? नीचे। और इन्होंने कहां जाना चालू करा?
ऊपर, और टाइम t/4 पर, टाइम t/4 पर ये सीधी हो गई। पर सोच, ये सारे पार्टिकल कहां भाग रहे होंगे? ये सारे पार्टिकल ऊपर भाग रहे होंगे और ये नीचे भाग रहे होंगे, क्योंकि इनको एसएचएम करना है। ऊपर से मीन पोजीशन आए तो अब नीचे जाएंगे। और हाँ सर, थोड़ी थोड़ी फील आ रही है। फील लानी पड़ेगी मेरे लाल, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। ध्यान सुनना है कहानी। अब मैच और फील दोनों का कॉम्बिनेशन। मैच बेसिक, ठीक सर। अब सुन, सोच जब टाइम t इक्वल टू t/2 हो। सुनना, पहले तू खुद सोच, जब टाइम t इक्वल टू t/2 हो तो सोच क्या cos 2π/t इंटू t/2, t ने t को मार दिया, पाई ने cos पाई इज -1। मतलब क्या सारे पार्टिकल अपनी अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं? और हाँ, मतलब ये। अरे हाँ सर, सब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, पर उल्टी वाली। जो पहले ऊपर थे वो अब नीचे हैं, जो पहले नीचे थे वो अब ऊपर हैं। अरे हाँ सर, बात तो समझ आई। अरे हाँ, अब सोच, अगर टाइम 3t/4 हो जाए तो cos 2π/t इंटू 3t/4, तो t ने t को मार दिया, इसने इसको मार दिया, 3π/4 इज अगेन 0, 3π/2 इज अगेन 0। क्या लाइन अब फिर सीधी हो गई? अरे कॉस वाली टर्म 0 हो गई तो y तो सारे 0 हो गए, तो फिर से ये 0 हो गई। पर अब सारे पार्टिकल ऊपर भाग रहे हैं, ये वाले और ये वाले नीचे भाग रहे हैं। नहीं आई बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अब तुम खुद बताओगे कि टाइम t पर क्या हो गया। क्या फिर से cos की वैल्यू 1 आ गई? अरे हाँ, कहानी रिपीट, फिर वापस वहीं आ गए। ऐसे वेव चलती है, ऐसे ऐसे समझ, ऐसे ऐसे थी। नहीं आई बात समझ? एक लूप को देखो, सिर्फ λ/2 तक को। उसने क्या करा, लूप को देखो, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4, फिर नीचे t/2, फिर t/2, 3t/4, फिर ऊपर सिर्फ एक λ/2 तक के लूप को देखो। अरे हाँ सर, ये वाला ऐसे कर रहा है। नहीं आया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट 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 फटाफट। सारे पार्टिकल ऐसे से ना, ये वेव ऐसे आगे नहीं जा रही, ये अपने आप में ऐसे से कर दी, बस ऐसे ऐसे λ/2 तक का देखो, बस ऐसे लूप नाच रहा है, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अरे हाँ सर, बात तो तुम्हारी, सर बात तो आपकी सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर बहुत पहले तो ये कहानी समझ आई क्या? इसको उतार, इसको उतार, फिर आगे बढ़ते, उतार, फिर उतार, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, अरे आया कि नहीं आया? समझ आया? थोड़ी फील करनी पड़ी भाई से, स्टैंडिंग वेव है, हर पार्टिकल एम्पलीट्यूड अलग अलग है, कुछ का तो 0 ही है, कुछ का मैक्सिमम है 2 है। अरे हाँ, और ये नाच रहे हैं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे। और फील कराता हूं, और करेंगे फील, टेंशन मत लो, फील जरूरी है इसमें, फील बहुत जरूरी है भाई साहब। वेव अगर समझना है तो स्टैंडिंग वेव एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी फील आनी चाहिए।
ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ तो करो, करते चलो, बढ़ते चलो। सुनो, अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अच्छा, अब देख, ये वेव ऐसे कर रही है जब दोनों, ये दोनों वेव जब मिलती है तो ऐसे ऐसे नाचती है। रेड पॉइंट क्या है? रेड पॉइंट क्या है? ध्यान से सोच। अगर देखो तो ये x0, ये ध्यान से समझ, ये जो रेड पॉइंट है ये क्या है? ये वास्तविकता में वो जो जिनका एम्पलीट्यूड 0 है ना, अरे हाँ वो है। पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एम्पलीट्यूड 0, इन्हें कहते हैं नोड्स। अरे क्या कहते हैं? नोड्स। जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है वहां पर ऐसा नहीं लगता कील लगा दी, जब दो वेव ऐसी मिलेंगी तो ऐसे ऐसे नाचेंगे। और हाँ सर, तो ये ऐसा नहीं लगेगा कुछ जगह पे कील लगा रखी है? उन्हें जहां जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा, अरे हाँ सर, उन्हें कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। अरे हाँ सर, और जो सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं ये वाले देख, है ना, ये वाले, ये वाले, इन्हें कहते हैं एमैक्स 2A, इन्हें कहते हैं एंटी नोड्स। नामकरण है, घबराना मत। दो स्पेशल टाइप की वेव मिलाई, उसे एक नई टाइप की वेव आई, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उस नई टाइप की वेव को स्टैंडिंग वेव कहते हैं। उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आई, 2A sin kx cos ओमेगा टी टाइप। तो जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है उन जगह के पार्टिकल हिलते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं नोड्स। और जो अपनी ऊर्जा को दुगना कर लेती हैं, मतलब मैक्सिमम कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी नोड्स। उन्हें क्या कहते हैं? एंटी नोड। चलो तुम ही बताओ, दो नोड के बीच की दूरी क्या है? तुम बताओगे जो मैंने पीछे पढ़ाया उससे। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तुम बताओगे पीछे से। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, तुम बताओगे पीछे से। दो नोड, पहले तो नोड क्या होते हैं बोलो क्लियर। हाँ सर, जिनका एम्पलीट्यूड 0 हो, जो फिक्स हो, उन्हें नोड कहते हैं। जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उन्हें एंटी नोड कहते हैं। ओके सर, ठीक है सर, बात समझ आई सर। बोलो, इनके बीच की, दो नोड के बीच की दूरी क्या होती है? देखो पीछे, देखो ये 0, अगर यहां 0 मान लेते हैं, एक्स को 0, कंफ्यूज नहीं होना, यहां से 0 मानो। तो सोचो, याद कर पीछे, क्या ये दूरी आई थी λ/4? यहां 0 मान रहा हूं मैं इस जगह पे ताकि नोड से स्टार्ट करें। ये λ/4 आया था, ये λ/2 आया था, याद कर। ये 3 λ/4 आया था, कुछ नहीं याद है? याद है, ये लैम्डा था, याद है? भूल गया है? और हाँ, तो दो नोड के बीच की दूरी क्या है? λ/2। और दो एंटी नोड के बीच की दूरी क्या है? वो भी है λ/2। यानी कि आधी वेवलेंथ के दो नोड के बीच की दूरी होती है और आधी ही वेवलेंथ दो एंटी नोड के बीच की दूरी होती है। एंटी नोड वह होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड 2A होता है, जिनका एम्पलीट्यूड 2A होता है। और नोड वो होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है। और हाँ सर, बात तो समझ आ रही है, मजा भी आ रहा है, फील करनी पड़ेगी भैया। उतारते चलो, समझते चलो, रटते चलो। दो स्पेशल टाइप की वेव मिलाई, अपोजिट बिल्कुल सेम टाइप की, तो नए टाइप की वेव का जन्म हुआ, उसे बोला गया स्टैंडिंग वेव। उसी पर अपन पीएचडी कर रहे हैं, उसी को फील करने का प्रयास कर रहे हैं, शर्माओ मत। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात तो समझ आई सर। वाह वाह सर, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? हाँ सर, हाँ सर, उतार लिया सर। चलो भाई। हाँ, अब याद है मैंने ऐसे करा था, देख,
मैंने बताया था ऐसे फिक्स करके छोड़ो तो ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं बताया था ना, सोच के देख तो ये वैसे ही नाच रही है, ये सिंगल लूप को सोच, अगर सिंगल, और जो ध्यान देगा अगर बहुत तेज से हिलाते हैं तो ये अपने को ऐसे नजर आता है, ऐसे है ना, और वो पता ही नहीं पड़ता कौन ऊपर कौन नीचे। ये स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल है, ये इट्स एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग वेव। पता नहीं पड़ रहा पर वही है ये, देख दो लूप नोड, ये दोनों नोड हो गए, ये दोनों क्या हो गए नोड। प्रैक्टिकली थोड़ी देर में रुक जाता है क्योंकि लॉस होता है, पर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई लॉस नहीं होता, तो ऐसे करता रहता है। और जो बीच वाला होता है ये क्या कहलाता है? एंटी नोड। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, बोलो क्या कुछ कुछ बात समझ आ रही है? अरे सोच लो। अरे हाँ, गिटार में भी क्या अपन ऐसे करते हैं, देख देख देख, अरे चल देख, गिटार में भी ऐसे ही हो रहा है। अरे हाँ, तो गिटार में वही तो ऐसे में नोट्स, अरे वो हाथ रखते हैं अलग अलग जगह, अभी समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा समझ में कि वो अलग अलग ध्वनियां यानी कि साउंड कैसे निकलती हैं गिटार में। कहते हैं उंगली रखते हैं, टक 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 टक, उंगली रखने से आप है ना लेंथ ऑफ वायर चेंज कर देते हो, उससे क्या बदलाव आता है आगे समझ में आएगा। वो स्टैंडिंग वेव के एग्जाम्पल है वो। अच्छा हाँ सर, कुछ कुछ तो बात समझ आ रही है। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर, चलो भाई ठीक है। अब देख ये स्टैंडिंग वेव, देख क्या मैंने स्टैंडिंग वेव ऐसी बना ली, 3 लूप है उसमें, कितने? 3 लूप हो सकते हैं, 3 लूप बिल्कुल हो सकते हैं। हर लूप लैम्डा बाई 2 का, हाँ सर हर लूप लैम्डा बाई 2 का। अ नोड इज अ पॉइंट अलोंग स्टैंडिंग वेव वेयर द एम्पलीट्यूड हैज मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी कि 0। ओके, नोड वाले पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर, ये बात मैं आपको समझाता हूं, पहले अच्छे से पहले इसको समझ लो। नोड समझ गए क्या? अब तू एक बात सोच, स्टैंडिंग वेव क्यों बोली पता है इसको? तू सोच, यहां के जो पार्टिकल है ना वो ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, है ना, पर सोच इस वाले पार्टिकल से यहां से लेकर यहां तक हर पार्टिकल के बीच में एनर्जी है, अरे है, पर ये एनर्जी यहां से यहां नहीं जा सकती। जिस पार्टिकल में जिस पार्टिकल में स्टैंडिंग वेव क्यों बोला इसमें पता है? एनर्जी रुक गई इस लूप में, कन्फाइंड हो गई एनर्जी, यहां से लेकर एनर्जी, एनर्जी कन्फाइंड। ऐसा समझो अपन ने एक बाल्टी में बंद कर लिया उसको, बस वो ऐसे ऐसे ही नाच रही है, इस नोड के इधर नहीं जा सकती, इस नोड के इधर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि खुद तो हिल ही नहीं रहा, तो उधर कैसे भेज देगा एनर्जी? और हाँ, सो क्या नोड एक हिंज नहीं है, इट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट जिससे एनर्जी उधर नहीं जाती। इसमें जो एनर्जी इधर से आ रही थी, जो इधर से आ रही थी, उसको तोड़ने की बजाय, सोच एक एनर्जी इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, उसे तोड़ने की बजाय उसके टुकड़े करके वहीं बांध दिया, तू यहां रहे, तू यहां रहे, तू यहां रहे, तू यहां रहे, और वो ऐसे से नाच रही। स्टैंडिंग क्यों? स्टैंड कर दिया एनर्जी को। और हाँ सर, कुछ कुछ बात समझ में आई, गायब हो ही नहीं रही, पर एक स्लॉट में लैम्डा बाई 2 के स्लॉट में फिक्स हो गई वो। अरे हाँ, तो नोड डज नॉट अलाउज एनर्जी टू ट्रांसफर, दैट इज व्हाई वी कैन say that energy is confined to particular areas and it is changing from kinetic energy to potential energy। वो कैसे भी समझ में आ जाएगा, पर एनर्जी फिक्स है, यही नाच रही है, बस इधर से इधर नहीं जा पा रही, इसीलिए इसका नाम स्टैंडिंग वेव है। इसने एनर्जी को खड़ा कर दिया। अभी तो वेव चल रही थी ना, जब हमारी नॉर्मल जो वेव थी उसमें क्या एनर्जी ट्रेवल कर रही थी, वो कहलाती है ट्रेवलिंग वेव। क्या कहलाती है? ट्रेवलिंग वेव। जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है स्टैंडिंग वेव। क्यों? उसने एनर्जी को खड़ा कर दिया, इसी रीजन में बस रहेगी, फिर इधर रीजन फिक्स, इधर रीजन फिक्स, इधर रीजन फिक्स, इधर रीजन फिक्स, उसे जाने ही नहीं दिया, मिलके शॉर्ट। और हाँ, कुछ कुछ बात समझ आई, क्यों नाम स्टैंडिंग वेव दिया गया, बोलो क्लियर है? नोड वाले पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते, इसके आगे लिखना, इसीलिए एनर्जी एक लूप में कंफाइंड हो जाती है। ऐसे कंफाइंड के कई सारे टुकड़े होते हैं, पर एनर्जी ट्रेवल नहीं करती, वो एक ही जगह पे नाचती रहती है, इसलिए उसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। अरे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी समझ आई, मजा भी आया। अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनते चलो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। वाह 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 वाह। देखो भाई, अब देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, आ जाओ भाई। एंटीनोड आप सब लोग जानते हो, जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, यानी कि 2a, यानी कि 2a। ये अपन जानते, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रेवल करती है, इसलिए उन्हें ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रेवल नहीं करती, पार्टिकल की एनर्जी ओनली फॉर्म चेंज करती है काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। समझना कैसे, ये जो लूप है ना, इसको समझो। जब आपके सारे पार्टिकल यहां पर हैं, इस जगह पर, इस वाली जगह पर, ठीक, तो सोचो क्या उनमें, पीछे से समझाता हूं, रुक जाए एक मिनट, पीछे समझा तो रुक जाए एक मिनट, फील करना। इस जगह देख, जब सारे पार्टिकल यहां पर हैं, इस वाले लूप को यहां देखो, क्या ऑल पार्टिकल्स आर देयर एट देयर extreme position and in this solution all are at mean position। अगर सब एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं तो क्या इस समय ओनली पोटेंशियल एनर्जी, इस समय ओनली काइनेटिक एनर्जी। ओहो हो, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में, फिर कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, फिर कन्वर्ट हो गई काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, पर टोटल सेम। एसएचएम जैसी कहानी आ गई वापस एनर्जी के केस में। स्टैंडिंग वेव की एनर्जी की कहानी क्या एसएचएम की एनर्जी कहानी जैसी लग रही? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ट्रैवलिंग वेव में कहानी अलग थी, याद कर। अरे हाँ, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक साथ मैक्सिमम थी। अरे हाँ, ट्रैवलिंग वेव की एनर्जी की कहानी अलग है, स्टैंडिंग वेव की एनर्जी की कहानी एसएचएम जैसी लगती है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है, लगनी भी चाहिए। शर्माओ मत, घबराओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हाँ सर, ये बात समझ तो आई सर, ये बात समझ तो आई सर, ये वाली। अब तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रेवल नहीं करती, पार्टिकल एनर्जी ओनली फ्रॉम चेंज करती है काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। इस जगह पर ओनली पोटेंशियल एनर्जी, पर जब सब यहां आ जाएंगे तो ओनली काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ द लूप, but it shuttles between kinetic energy and potential energy. Total energy of the loop remains same, but it shuttles between kinetic energy and potential energy, जैसा कि एसएचएम में होता था, पर ऐसा ट्रेवलिंग वेव में नहीं होता था, इसीलिए तो उसमें एनर्जी ट्रेवल करती थी। ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए और इसे अपने मन मंदिर में बसा भी लेना है मेरे लाल, मेरे पीले। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, हाँ सर, ऐसे नाचती सर, समझ आया सर, समझ आया। अरे समझ आया क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड? ओके। बताओ ये कहानी समझ में आई क्या? क्या एनर्जी नाचती है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में? हाँ। क्या दो नोड होते हैं? अरे हाँ, नोड वाले पार्टिकल होते हैं जिनका कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता, एंटीनोड होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। अरे हाँ सर। क्या यहां तक स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी इधर से उधर ट्रेवल नहीं करती, नोड एनर्जी को इधर उधर जाने नहीं देता। इसकी एनर्जी की कहानी थोड़ी एसएचएम जैसी है, ट्रेवलिंग वेव से ये दो बनी है। क्या थोड़ी थोड़ी फील आई है? जो आज फील दिलाई है इसे रट लो, समझ लो, अगले टर्न पर और कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। तब ये जो लूप में एनर्जी है कितनी, सर एनर्जी शटल कर रही है तो समझ आ रहा है, पर लूप में एनर्जी है कितनी, जल्दबाजी नहीं करते, टाइम लगेगा उसमें। लूप में एनर्जी है कितनी सर, वो तो हमें आना चाहिए, वो निकाल के बताऊंगा। सर एनर्जी है, फिक्स्ड है, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में नाच रही, बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल सही सर।
तो अगर बहुत ध्यान से एक आध बात और समझ ले तो समझ, जो ये लूप है ना, देख जब ऐसे लूप होता है ये आपका नोड, ठीक, ध्यान से समझ। तो ये वाले पार्टिकल जितने भी है ना, ये वाले जो पार्टिकल हैं, ये वाले पार्टिकल, ये जो इस लूप के पार्टिकल हैं, इन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग है कि सेम है? एम्पलीट्यूड अलग अलग है, पर इनका फेज सेम है। क्या सेम है? फेज। क्या सेम है? फेज। मान लो मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि एक चीज पूछता हूं, ये 1 पार्टिकल, ये यहां पे 2 पार्टिकल, और ये एक और 3 पार्टिकल। क्या 1, 2 और 3 हैव मे बी डिफरेंट एम्पलीट्यूड? अरे हाँ सर, बट 1 and 2 have same phase, but 3 have different phase. 1 and 2 have same phase, but 3 have different phase. ये ऐसा क्यों? 1 और 2 क्या दोनों एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पर है? अपर पे। 3 भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पर वो क्या अपोजिट साइड वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर है? अरे हाँ, यानी कि जो ये वाला लूप है, इस वाले लूप एक सिंगल लूप के सभी पार्टिकल का फेज सेम होता है, पर उसके पास वाले से पाई का फेज चेंज होता है। मतलब ये उधर होंगे तो इधर होंगे। तो पार्टिकल्स इन सेम लूप हैव सेम phase, but in adjacent loops have phase difference of pi. अगर आपके पार्टिकल एक ही लूप का हिस्सा है तो वो सेम फेज में, बट अगर वो आसपास वाले एडजस्टेंट लूप्स हैं तो उनमें पाई का अंतर है। हाँ, ये बात अपने को समझ आनी चाहिए। ये कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, इसे ध्यान समझना जो मैं कहने वाला हूं। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, ध्यान देना इस पर। अगर डन पे एनर्जी लिखवाऊंगा, अभी जो बोला है उस पर ध्यान देना कि अगर एक ही लूप के पार्टिकल है तो उनका फेज सेम है, क्योंकि वो एक साथ अपर एक्सट्रीम पर है, एक साथ मिडिल में, एक साथ नीचे। पर अगर वो लूप पार्टिकल्स एक इधर वाले लूप में, एक इधर वाले लूप में, एडजस्टेंट लूप में, तो उनमें पाई का चेंज है। ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर ही तो ये नीचे। अरे हाँ सर, पाई का चेंज आ गया ना, अगर एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाला अपोजिट ले लो तो। अरे हाँ सर, बात तो समझ आई। ये लेक्चर यहां खत्म नहीं हुआ, अगर डन पे फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए सी यू, sayonara, टेक केयर, बाय बाय।